गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप या स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब पिछली वीडियो में आपको मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है, कितने चरणों में बनता है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको बताया था एक तो बाहरी डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए और एक वेक्टर डीएनए, दोनों को जोड़ करके पहले तो दोनों के डीएनए को काटा जाता है, फिर दोनों को जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। उस डीएनए को पोषक कोशिका में पहुंचा करके उसकी संख्या में वृद्धि कराई जाती है। ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये क्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी जब तक कि ये जो नया डीएनए बना है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो पोषक की कोशिका में जाकर के द्विगुणन या डुप्लीकेशन शुरू ना कर दे, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि शुरू ना कर दे, तब तक ये क्रिया को पूरा नहीं माना जाता है। तो आरडीएनए के बारे में आप पहले से जानते हैं। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप देखना है, चरण देखना है। सबसे पहला स्टेप या सबसे पहले चरण का नाम है ऐच्छिक या वांछित डीएनए खंड को पहचानना या डीएनए खंड को निकालना। कौन से डीएनए को? ऐच्छिक या वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करना। अब कहाँ से प्राप्त करेंगे ऐच्छिक या वांछित डीएनए खंड? ठीक है, तो सबसे पहले ऐच्छिक या वांछित डीएनए खंडों को प्राप्त करना, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? फॉरेन डीएनए से, या जिसको बोलते हैं वांछित डीएनए या बाहरी डीएनए। ठीक है, इस डीएनए को पैसेंजर डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। इस डीएनए खंड के ऊपर किससे? REE रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराई जाती है, जिसके कारण ये फॉरेन डीएनए, वाहक डीएनए, वांछित डीएनए या ऐच्छिक डीएनए या पैसेंजर डीएनए, बहुत सारे नाम है इसके, याद रख लेना। इसको REE की क्रिया से क्या करा जाता है? इस डीएनए को कट लगाया जाता है, जिससे ये डीएनए कट जाता है और कौन सा डीएनए प्राप्त हो जाता है? वांछित या ऐच्छिक डीएनए प्राप्त होता है। जो कोशिका इस फॉरेन डीएनए को देने का काम करती है उसको डोनर सेल या दाता कोशिका कहते हैं, और ऐसे डीएनए को डोनर डीएनए या पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं। पैसेंजर क्योंकि ये यात्री के समान कार्य कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जोड़ने का, इसलिए इस डीएनए को पैसेंजर डीएनए कहा गया है। ठीक है, पहली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी स्टेप के अंदर वेक्टर या वाहक का चयन करना, वाहक का चयन करना। दूसरी स्टेप, वेक्टर या वाहक क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा वेक्टर या वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है प्लाज्मिड को। किसको? प्लाज्मिड को। वैसे तो आपको पता है बहुत सारे वेक्टर या वाहक है, प्लाज्मिड है, फेजमिड है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, पर मुख्य रूप से सबसे ज्यादा उपयोगी जो है वाहक वो कौन है? प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड का डीएनए, ये डीएनए का डबल हेलिक्स दिख रहा है आपको, ये भी डीएनए डबल हेलिक्स था। ठीक है, तो किसका चयन करा? वेक्टर या वाहक का चयन करा। इसके साथ भी वही क्रिया कराई जो कि किसके साथ? फॉरेन डीएनए के साथ कराई थी, मतलब REE के साथ क्रिया कराई। तो ये वेक्टर का डीएनए जो है खंडों में टूट गया, यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है डीएनए आपको, वेक्टर डीएनए। अब तीसरे नंबर पे जोड़ेंगे, जोड़ना, किस किस को जोड़ना? एक तो ऐच्छिक डीएनए खंड या फॉरेन डीएनए मतलब F डीएनए को, प्लस V डीएनए को मतलब वेक्टर के डीएनए को क्या करना? जोड़ना। और जोड़ेंगे तो कौन सा डीएनए प्राप्त होगा? R डीएनए। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो पैसेंजर डीएनए है उसके खंड को और कौन सा वाला? वेक्टर डीएनए, उसके खंड को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये वाला खंड इसका है और ये वाला खंड इसका है। दोनों खंडों को आपस में जोड़ने पर नया डीएनए प्राप्त होगा। इस नए डीएनए को क्या कहा जाता है? आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको पता है जोड़ने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस एंजाइम को बोलते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। इस लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है? बाहरी डीएनए के टुकड़ों को और वेक्टर डीएनए के टुकड़ों को आपस में क्या किया जाता है? लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। जब ये जुड़ जाते हैं तो चौथे नंबर पे अगली स्टेप आएगी होस्ट सेल में या पोषक कोशिका में स्थानांतरण। अब पोषक कोशिका में स्थानांतरण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी प्रक्रिया अभी परखनली के अंदर हुई है, टेस्ट ट्यूब में हुई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को
ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया के द्वारा, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, दो प्रोसेस के द्वारा अगली कोशिका में या पोषक कोशिका में किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। और जहां पर ये कोशिका के अंदर जाकर के अगली क्रिया मतलब 5वीं स्टेप शुरू कर देता है, 5वीं स्टेप क्या करेगा, वहां पर द्विगुणन करेगा। द्विगुणन करेगा तो उसका क्या करना है, 5वें नंबर पे रूपांतरित, 5वीं स्टेप रूपांतरित कोशिका की पहचान। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि ये कौन सा आरडीएनए कोशिका के अंदर स्थानांतरित हो जाता है और कोशिका जो है उसको एक्सेप्ट करके क्या करना शुरू कर देती है, विभाजन करना शुरू कर देती है, क्लीवेज होने लगता है। और जितनी भी उसके अंदर नई कोशिका बनती है उस नई कोशिका के अंदर क्या होने लगता है, आरडीएनए का वापस से निर्माण होना शुरू हो जाता है। पर यहां पर जब अगली कोशिका में ये डीएनए पहुंचता है तो यहां से वाहक रहित हो जाता है ये डीएनए, मतलब यहां से वाहक अलग हो जाना चाहिए। तब ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी सफलतम प्रक्रिया कहलाएगी। तो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के 5 स्टेप्स हैं, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले चरण में ऐच्छिक या वांछित डीएनए खंडों को पहचानना, या ऐच्छिक, वांछित या फॉरेन डीएनए बोलते हैं, डोनर डीएनए बोल सकते हैं, या पैसेंजर डीएनए, 5 नाम है, आपको याद रखना। इसको ढूंढा जाता है, पहचाना जाता है, जिसको अगली कोशिका में क्या करना है, बढ़ाने का काम करना है पहले चरण में। दूसरे चरण में वाहक या वेक्टर का चयन। वाहक या वेक्टर आपको पता है बहुत सारे हैं, प्लाज्मिड है, कास्मिड है, फेजमिड है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, टेक पॉलीमरेज है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि वाहक की तरह कार्य करती है। अब वाहक डीएनए के रूप में यहां से किसका डीएनए लिया, प्लाज्मिड का डीएनए लिया, ठीक है। अलग अलग जैसे जंतुओं में अलग अलग प्लाज्मिड होते हैं, पादपों में आपने सुना होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस, ये केवल पादप कोशिका से प्राप्त होने वाला प्लाज्मिड है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस पादप कोशिका से प्राप्त होता है। अब दूसरे नंबर पे वेक्टर डीएनए प्राप्त कर लिया। तीसरे स्टेप में क्या होगा, जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है, फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए खंडों को। फॉरेन डीएनए, ये फॉरेन डीएनए का खंड है और ये वेक्टर डीएनए का खंड है। इनको जोड़ने के पहले इनको तोड़ा था किससे, REE रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। अब टूटने के बाद इन दोनों को जोड़ा जाएगा, जोड़ने पर एक नया डीएनए बनेगा। उस डीएनए को कहा जाएगा आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये डीएनए किसकी सहायता से जुड़ता है, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ता है। फिर चौथे नंबर पे पोषक कोशिका में स्थानांतरण, ये बना हुआ आरडीएनए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन होता है कौन सी कोशिका में, पोषक कोशिका में, होस्ट सेल के अंदर, जहां पर, और होस्ट सेल किसकी होती है, जीवाणु की, ठीक है। जीवाणु सबसे अच्छा होस्ट माना जाता है क्योंकि ये इसको एक्सेप्ट करके इसके विभाजन की क्रिया में मदद करने का काम करता है। और 5वें नंबर पर रूपांतरित कोशिका की पहचान। जब तक ये रूपांतरित कोशिका की पहचान नहीं होगी, ये पूरी चरण को आरडीएनए टेक्नोलॉजी की जितनी भी स्टेप है उसको सफल नहीं माना जाएगा। और जेनेटिक इंजीनियरिंग की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि ये रूपांतरित कोशिका जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, इसने अगले बार विभाजन करके नए आरडीएनए का निर्माण करना शुरू कर दिया है। तो ये है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको बताता हूं क्लोनिंग। अगला टॉपिक क्या आएगा अपना, क्लोनिंग क्या है, ठीक है। क्लोनिंग क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये देखते हैं अब हम। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के चरणों के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अब हम इस पार्ट में, बायोटेक्नोलॉजी के चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग। क्या पढ़ेंगे, क्लोनिंग। क्लोनिंग को बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। अब पहले क्लोनिंग के पहले ये पता करना है हमको कि क्लोन क्या है। आप सब जानते हैं पहले से ही कि अलैंगिक प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप जो नया जीव उत्पन्न होता है उस नए जीव को क्या बोला जाता है, क्लोन कहा जाता है। अच्छे से सबको पता है क्लोन, ठीक है। पादपों में क्लोन को रेमेड भी कहते हैं। तो कम विकसित या अल्प विकसित जो जीव होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप जनक की हूबहू कॉपी, किसकी, जनक की कॉपी बनाते हैं। उस जनक की हूबहू कॉपी को ही क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। हूबहू कॉपी मतलब कि संरचनात्मक रूप से भी जनक के समान होते हैं और कार्यात्मक रूप से भी जनक के समान होते हैं, और आनुवांशिकी रूप से, मतलब तीनों रूप से, संरचनात्मक, संरचना में भी समान, कार्यात्मक, कार्य में भी समान, और आनुवांशिक रूप से मतलब जेनेटिकली भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। और क्लोन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं,
क्लोनिंग या प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। तो क्लोनिंग समझ में आ गई। क्लोनिंग का अर्थ क्या है? जनक की हूबहू कॉपी को तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। और इस क्रिया में जो नया जीव बनाता है उस जीव को क्या बोलते हैं? क्लोन या प्रतिकृति कहा जाता है। जो अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव होते हैं या निम्न श्रेणी के जंतु तथा पादप जो होते हैं उनमें क्लोनिंग के द्वारा ही नया जीव बनता है, ठीक है। परंतु जो उच्च श्रेणी के पादप है, आप जानते हैं उच्च श्रेणी के चाहे पादप हो चाहे जंतु, उनके अंदर पहले गैमेट का निर्माण होता है और गैमेट जो है फ्यूजन करके आपस में जुड़ करके काय का जायगोट का निर्माण करते हैं। और जायगोट के अंदर जो नए गुण आते हैं वो दोनों जनक के आते हैं। मतलब जो नया गुण बना है वो रिकॉम्बिनेंट होता है। रिकॉम्बिनेंट मतलब दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। तो प्रतिकृतिकरण या क्लोनिंग आपको समझ में आ गई होगी परिभाषा। अब क्लोनिंग जो है 4-5 प्रकार की है। सबसे पहली क्लोनिंग आएगी कोशिकीय क्लोनिंग। पहली क्या है? कोशिकीय क्लोनिंग। इसके पहले एक बार फिर से डेफिनेशन देख लो। आनुवांशिक रूप से, किससे? आनुवांशिक रूप से जनक के समान नई कॉपी या प्रतिकृति को निर्माण करने की प्रक्रिया क्लोनिंग या प्रतिकृतिकरण कहलाती है। और इस क्रिया में जो नया जीव बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोन। या एक शब्द में कह दें, क्लोन के निर्माण की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। अब आता है क्लोनिंग के प्रकार। 5 प्रकार की है क्लोनिंग। इस वीडियो में हम 3-4 प्रकार की क्लोनिंग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1-2 क्लोनिंग जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके। पहला आता है कोशिकीय क्लोनिंग। कोशिकीय क्लोनिंग या सेल क्लोनिंग, नाम से स्पष्ट हो रहा है किसमें? कोशिका की वह क्षमता जिसके द्वारा नई कोशिका बन जाए, और जो नई कोशिका है वह आनुवांशिक रूप से अपनी पैतृक कोशिका के ही क्या हो? समान हो। जैसे एक कोशिका ये है, इसके अंदर डिप्लॉइड गुणसूत्र है, इससे एक नई कोशिका बन गई, इसमें भी डिप्लॉइड गुणसूत्र है। तो कोशिकीय क्लोनिंग, क्लोनिंग की वह क्रिया जिसमें एक कोशिका विभाजन करके अनेक कोशिका का निर्माण करती है और प्रत्येक कोशिका किसके समान? अपने जनक के ही समान होती है। इसे क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है। अब इस क्लोनिंग को टोटीपोटेंसी या प्लूरीपोटेंसी भी कह सकते हैं। प्लूरीपोटेंसी, पर फिर भी दोनों में अंतर है। क्या? टोटीपोटेंसी, पोटेंसी मतलब होता है क्षमता, टोटी मतलब टोटल। कोशिका की वह संपूर्ण क्षमता जिसके द्वारा कोशिका सतत विभाजन करके अनेक कोशिकाएं बना ले और अनेक कोशिका वापस से विकसित होकर के प्रत्येक कोशिका नया जीव बनाने की, पूरे जीव बनाने की क्षमता। टोटी मतलब टोटल जीव बनाने की कैपेसिटी। टोटल जीव बनाने की जो कैपेसिटी होती है कोशिका की, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। और यह गुण जो है पादपों की कोशिका में पाया जाता है। किनकी कोशिका में? पादपों की कोशिका में। इसी प्रकार ऐसा कैसे ही कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिका बनती है, परंतु कोशिका की वह क्षमता जिसके द्वारा पूरा का पूरा जीव ना बन करके जीव का कोई केवल अंग का निर्माण होता है, केवल अंग का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्लूरीपोटेंसी। और प्लूरीपोटेंसी का गुण जो है जंतुओं में पाया जाता है। कारण क्या है कि टोटीपोटेंसी के द्वारा जो है पूरा का पूरा नया जीव बन जाता है, परंतु प्लूरीपोटेंसी के द्वारा पूरा का पूरा नया जीव नहीं बन पाता। कारण ये है कि जब कोशिका विभाजन करती है, एक कोशिका उससे 2 कोशिका बनी, तो इस 2 कोशिका में वो के वही पूरे के पूरे गुण आ जाते हैं अगली कोशिका में। फिर इनसे जो कोशिका बनती है वही गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं। मतलब हर कोशिका में विभाजन करके पूरा नया जीव बनाने की क्षमता वाला गुण मौजूद होता है। परंतु जो प्लूरीपोटेंसी में क्या होता है कि जब गैमेट मिलते हैं, 2 गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, गैमेट से बनता है जायगोट और जायगोट से बनता है ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो जब ब्लास्टोमियर अवस्था आती है 4 से 6 दिन वाली कोशिकीय अवस्था, इस अवस्था के अंदर कुछ कोशिकाओं के अंदर ये वाली क्षमता समाप्त हो जाती है, पोटेंसी वाली क्षमता खत्म हो जाती है। अब कुछ कोशिकाओं में पोटेंसी की क्षमता खत्म हो जाती है, इस कारण पूरा का पूरा जीव डेवलप नहीं हो पाता है। और कुछ कोशिकाओं में पोटेंसी पाई जाती है, इस कारण उनके कुछ कोशिकाओं में पोटेंसी के कारण कोई एक अंग का क्या हो सकता है? पूरा विकास हो सकता है। इसलिए इस अवस्था को प्लूरीपोटेंसी कहा जाता है। टोटीपोटेंसी अर्थात पादप की एक कोशिका से संपूर्ण पादप के बनने की क्रिया को टोटीपोटेंसी कहते हैं। ये गुण केवल पादपों की कोशिकाओं में ही
पाया जाता है। प्लूरिपोटेंसी, यह गुण जंतु में पाया जाता है। इस गुण में क्या होता है, कोशिका का कोई पूरी कोशिका के समूह में से कोई एक या दो कोशिका विभाजन करके नई कोशिका बनाएगी और उस कोशिका से पूरा पूरा जीव ना बनते हुए क्या बनेगा, केवल अंग बनेगा, किसी अंग विशेष का निर्माण होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्लूरिपोटेंसी। तो ये हुआ हमारा पहला प्रकार, जिसका नाम क्या है, कोशिकी क्लोनिंग। एक कोशिका से अनेक कोशिका बनना कोशिकी क्लोनिंग कहलाता है। इसी को टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंसी भी कहा गया है। अब ये कोशिकी क्लोनिंग के महत्व भी देखना अपने को, इसका महत्व क्या है, यही दिखा देता हूं मैं महत्व। पहला महत्व, जब कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनी, दो कोशिका बनी। अब ये दोनों कोशिका के अंदर जो प्रोडक्ट उत्पाद बने हैं, इसके अंदर जितने भी उत्पाद है कोशिका के अंदर, वो भी क्या हो गए, डबल हो गए। तो कोशिकी क्लोनिंग के द्वारा कोशिका के अंदर बनने वाले उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। उत्पाद निर्माण में आवश्यक है, पहला क्या है, उत्पाद निर्माण में आवश्यक, कौन, कोशिकी क्लोनिंग, नए नए उत्पाद के निर्माण में। दूसरा जो है, दूसरा महत्व है बहुगुणन की क्षमता विकसित करने के लिए, मल्टीपल फिजन। दूसरा क्या क्या गुण है, बहुगुणन। प्रत्येक पादप की कोशिका में कौन सा गुण विकसित करने के लिए, बहुगुणन की क्षमता को विकसित करने के लिए क्या जरूरी है, क्लोनिंग या टोटिपोटेंसी का गुण जरूरी है। और तीसरा और आखिरी गुण याद रखना, जीन लाइब्रेरी बनाने में, जीन लाइब्रेरी के निर्माण में। कैसे बनती जीन लाइब्रेरी, कि जब टोटिपोटेंसी के कारण जो नई कोशिका बनती है, उस नई कोशिका के अंदर आरडीएनए बनता है, उस आरडीएनए को एकत्र करके क्या बनाई जा सकती है, उसकी लाइब्रेरी, जिसे जीनिक लाइब्रेरी कहा जाता है। और इस लाइब्रेरी के माध्यम से जब जब जिस जीन की आवश्यकता होती है, हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये हुआ है हमारा कौन सा क्लोनिंग, कोशिकी क्लोनिंग। अब कोशिकी क्लोनिंग के बाद दूसरा प्रकार देखते हैं हम, सूक्ष्म जीव क्लोनिंग या माइक्रोब्स क्लोनिंग। नाम से स्पष्ट हो गया है, किसका निर्माण करना, क्लोनिंग के माध्यम से एक सूक्ष्म जीव से अनेक सूक्ष्म जीव का निर्माण करना। सूक्ष्म जीव क्लोनिंग, प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण या माइक्रोब्स क्लोनिंग। तो सूक्ष्म जीव आपको पता ही है, मुख्य रूप से जीवाणु का ही उपयोग हो रहा है। तो सूक्ष्म जीवों का प्रतिकृतिकरण मतलब एक सूक्ष्म जीव की कोशिका से अनेक सूक्ष्म जीव के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव क्लोनिंग कहा जाता है। और सूक्ष्म जीव भी जो है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, कौन से प्रजनन की क्रिया द्वारा, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया के द्वारा अपने क्लोन को उत्पन्न करता है। अगर याद हो, आपने 11th में पढ़ा था जीवाणुओं में प्रजनन को समझाइए, तो जीवाणुओं में हमने अलैंगिक प्रजनन पढ़ा था। तो अलैंगिक प्रजनन की क्रिया के फलस्वरूप जीवाणु से नया जीवाणु बनता है, मतलब सूक्ष्म जीव बनता है, जो कि सेम अपने जनक के क्या होता है, समान होता है। वर्तमान समय में इस सूक्ष्म जीव का क्लोन क्यों किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है कि इनकी क्लोनिंग तैयार की जा रही है, एक तो औद्योगिक महत्व के लिए, औद्योगिक महत्व के लिए और प्रायोगिक महत्व के लिए, दो काम के लिए, औद्योगिक और प्रायोगिक महत्व की पूर्ति के लिए इन सूक्ष्म जीवों का क्या किया जा रहा है, कृत्रिम से क्लोनिंग की जा रही है। अब औद्योगिक और प्रायोगिक महत्व में कैसे, इस सूक्ष्म जीव के द्वारा टीके बनाए जा रहे हैं, वैक्सीन बन रहा है, हार्मोन बन रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, एंजाइम बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, एंटीबॉडी बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के आवश्यक तत्वों का निर्माण भी किसके द्वारा हो रहा है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से हो रहा है। तो औद्योगिक और प्रायोगिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सूक्ष्म जीव से अनेक सूक्ष्म जीव के निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोब्स क्लोनिंग या सूक्ष्म जीव क्लोनिंग कहा जाता है। उद्देश्य याद रखना, औषधि या प्रायोगिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अब औद्योगिक और प्रायोगिक में क्या है, टीके के निर्माण के लिए, मतलब वैक्सीन के निर्माण के लिए, हार्मोन के, एंजाइम के, प्रोटीन के, एंटीबॉडी के। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अम्लों के निर्माण में, एसिड के निर्माण में भी, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल हमने पढ़ा था जब सूक्ष्म जीवों की भूमिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण में, तो सारे अम्ल भी इनके द्वारा ही बनते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल याद रखना, उदाहरण। सबसे अच्छा जो सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है इश्चेरिचिया
इश्चीरिचिया कोलाई। ये इश्चीरिचिया कोलाई नामक जो जीवाणु हैं, इस जीवाणु से प्रथम इंसुलिन किसका निर्माण किया गया? प्रथम इंसुलिन का निर्माण किया गया। इस प्रथम मानव इंसुलिन का नाम रखा गया ह्यूम्यूलिन। क्या रखा गया? ह्यूम्यूलिन। ह्यूमन के लिए बनाया इंसुलिन, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ह्यूम्यूलिन। ह्यूमन प्लस इंसुलिन, तो दोनों का आधा आधा जोड़ के क्या बन गया? ह्यूम्यूलिन। इश्चीरिचिया कोलाई नामक जीवाणु जो जंतु की कोशिका में, मतलब मनुष्य की कोशिका में पाया जाता है। ऐसे ही दूसरा है पादप की कोशिका में पाया जाने वाला बेसिलस थुरीजिनेंसिस या बीटी जीवाणु। क्या बोलते हैं इसको? बीटी जीवाणु या बेसिलस थुरीजिनेंसिस नामक जीवाणु। ये जीवाणु जो है पादप जीवाणु है, जो कि भूमि के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में या स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे जीवाणु हैं जिनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, पर ये दो को अच्छे से याद रख लेना। इश्चीरिचिया कोलाई से प्रथम इंसुलिन प्राप्त हुआ है जिसका नाम है ह्यूम्यूलिन। इसके अलावा इंटरफेरॉन के निर्माण में, इंटरफेरॉन आप पढ़ चुके हो, ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक ही है ना। इंटरफेरॉन मतलब प्रोटीन के निर्माण में भी इश्चीरिचिया कोलाई नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बना था, कोशिकी क्लोनिंग क्या है, उसके महत्व लिखिए, या डायरेक्ट 2 नंबर में टिप्पणी पूछ सकते हैं। प्लूरीपोटेंसी व टोटीपोटेंसी पर टिप्पणी लिखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं। प्लूरीपोटेंसी का क्या अर्थ है? कोशिका विभाजन द्वारा सिर्फ एक किसी अंग का निर्माण होना, प्लूरीपोटेंसी। और कोशिका विभाजन के द्वारा प्रत्येक कोशिका से पूरे के पूरे नए पादप शरीर का निर्माण होना टोटीपोटेंसी कहलाती है। तो पहला हुआ है कोशिकी क्लोनिंग क्या है, उसके महत्व। दूसरा हो गया सूक्ष्म जीव क्लोनिंग या प्रतिकृतिकरण क्या है। तीसरा देखते हैं अब हम। तीसरा प्रकार आता है हमारा पादप क्लोनिंग, प्लांट क्लोनिंग। पादप क्लोनिंग के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि हर पादप कोशिका में क्षमता पाई जाती है कि वो विभाजन करके कोशिकाओं का असंगठित व अविभाजित समूह बनाती है। उस असंगठित और अविभाजित समूह को क्या बोलते हैं? केलस। आपको पता है पहले से, केलस। अब इस केलस को संवर्धन माध्यम में रखा जा सके और इसकी संख्या को बढ़ाया जाए, और प्रत्येक केलस जो है विकसित होकर के क्या बनाने की क्षमता रखता है? नया पादप बनाने की क्षमता रखता है। ये तो बड़ी आसान विधि है, आप पढ़ोगे तो इसको पढ़ते ही समझ में आएगा, क्योंकि बार बार इसको आप पढ़ चुके हो। तो पादप द्वारा, पादप कोशिका के द्वारा नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पादप प्रतिकृतिकरण या प्लांट क्लोनिंग कहा जाता है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है विशेष प्रकार का, केवल नाम याद रखना। तीसरा प्रकार का हो गया पादप क्लोनिंग। चौथा प्रकार आता है जंतु में क्लोनिंग। और जंतु में क्लोनिंग के अंदर कौन कौन से जीवों में अभी तक भेड़ और गाय का क्लोन तैयार कर लिया गया है। भविष्य में वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसके? मनुष्य के क्लोन को भी तैयार किया जाए। आने वाले समय में हो सकता है आप में से कोई साइंटिस्ट बन जाओ तो मनुष्य का क्लोन तैयार करने की क्षमता विकसित कर सको। अब ये जंतु क्लोनिंग थोड़ा सा, इसमें अपने को भेड़ में क्लोनिंग पढ़ना है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं अगली वीडियो में इसको अलग से क्लियर करूँगा। फिर अगला आता है पांचवी, जिसका नाम है जीन क्लोनिंग। नाम से स्पष्ट है किसके निर्माण की क्रिया को? जीन के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग कहा जाता है। अब जीन निर्माण की क्रिया जो है वो 2 चरणों में या 2 विधियों के द्वारा होती है। पहली विधि का नाम है पीसीआर, जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और दूसरी तकनीक का नाम है आरडीएनए टेक्निक, जिसके बारे में आप अच्छे से जान चुके हो। तो ये 2 तकनीक के द्वारा किसका निर्माण होगा? जीन का निर्माण होगा। जीन के निर्माण की क्रिया को जीन क्लोनिंग। 5 प्रकार का क्लोनिंग है। पहला प्रकार का बताया मैंने आपको, कोशिकी क्लोनिंग, ठीक है, कोशिकी क्लोनिंग। दूसरा हुआ सूक्ष्म जीव क्लोनिंग, सूक्ष्म जीव
क्लोनिंग, तीसरा पादप प्रतिकृतिकरण या क्लोनिंग, प्लांट क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग, एनिमल में हमको भेड़ के बारे में डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में, और जीन क्लोनिंग, ये जीन क्लोनिंग भी थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, तो इसको इस भेड़ के साथ क्लोनिंग और जीन क्लोनिंग का दोनों टेक्निक को मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा।